ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। सच में, जी हाँ, ये पूरे विश्व में माँ बाप का स्थान सबसे ऊंचा दिया गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? चलिए मैं भी ठीक हूँ बच्चों। आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही आनंद आने वाला भैया। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या वेटेज है नीट के लिए? अगर मैं बात करूं बेटा नीट के लिए, है ना, नीट के लिए अगर बात करूं तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो भैया श्योर है ना। 2 क्वेश्चन मिनिमम, बाकी मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन भी जा सकता है, ठीक। अगर हम बात करें जेई का बेटा, है ना, जेई का अगर बात करें तो जेई में 1 क्वेश्चन कंफर्म है और 2-3 क्वेश्चन भी कभी कभी जा जाता है ना। चलो, तो नीट या जेई या बीएचयू या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का अगर क्वेश्चंस करना है ये चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको बने रहना मेरे अंत तक। बेटा अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आपको पढ़ना क्या क्या है ये चैप्टर में, ये आपके सामने कुछ कंटेंट है ना, क्या क्या डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जो कि आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास में आ जाएगा, ठीक। फिर जानना भाई लिगेंड क्या होता है या लाइगेंड क्या होता है, अपन पढ़ेंगे। फिर नोमेनक्लेचर जानना है, ऑक्सीडेशन नंबर जानना है बेटा, वीबीटी, सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगा, अगेन आइसोमेरिज्म आएगा, कलर ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। बाकी कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते रहेंगे, है ना। तो ये आपका चैप्टर का मेन कंटेंट हो गया, है ना, कि ये सब चीज़ पढ़ना। अच्छा, मैं बात करूँ अगर नीट और जेई के लिए, तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वीबीटी एंड सीएफटी एंड आइसोमेरिज्म, ये 3 टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हो, है ना। और तीनों में से अगर ज़्यादा दोनों का बात करें तो यहाँ पे ये वीबीटी एंड सीएफटी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये दोनों टॉपिक तो एकदम क्या कहो उसको, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वीबीटी सर यही दोनों जब इंपॉर्टेंट है तो यही सब पढ़ते हैं ना, अबे नहीं बे, है ना। ये सब टॉपिक्स में ये सब का चीज़ों का रिलेशन आएगा, लिगेंड वगैरह का, है ना। चलो, तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं भैया। आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि कोई आपसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ना। बच्चे तो पूछते हैं ही है कि सर ये होता क्या है, तो आपको हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ अपन बेसिक बात करते हैं, है ना, बेसिक बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तरफ। क्या बोलता है, करें? चलो, तो ये आपका कंटेंट हो गया, थोड़ा आप जल्दी लिखेंगे, है ना। चलिए इसको हम मिलाए, है ना, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला दिन का लेक्चर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ये होता क्या है, करेंगे हम लोग चर्चा, आपको बने रहना मेरे साथ, है ना, ठीक है। चलो, वेरी गुड। चलिए बेटा, अब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम कुछ जानते हैं सॉल्ट के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया कि ये सबसे पहला जो टॉपिक अपन पढ़ने हैं वो सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं ना। सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं ना। सॉल्ट आप भी जानते हैं सॉल्ट किसे कहते हैं ना। आपको भी पता है कि सॉल्ट कब बनता है भैया, है ना। जैसे ही आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाओ, है ना, क्या बेटा, एसिड और बेस का रिएक्शन करवा दो, एसिड और किसका रिएक्शन करवा दो, बेस का रिएक्शन करवा दो, है ना, तो आपके सामने क्या बन जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है। और ये रिएक्शन का नाम,
है ना। ये जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का नाम कौन सा होता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए, है ना। आप जानते हैं कि भैया अगर साल्ट बनाना, जैसे आपके सामने है ना एक एग्जांपल लिया जाए, है ना, कि आप मान के चल एक एग्जांपल लेते हैं HCl और एक बेस लेते हैं NaOH। बेटा अगर बेस ले लेते हैं, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, है ना, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ NaCl बन जाएगा। तो आपके सामने जो NaCl और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, यही जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड क्या, सॉल्ट, है ना। यही क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। ठीक, आपसे कोई पूछेगा भैया सॉल्ट क्या होता है, तो एसिड बेस का रिएक्शन करवा दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर रिलीज हो जाता है आपके सामने। लेकिन फंडा वो नहीं है। फंडा यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो अपन पढ़ रहे हैं सॉल्ट, वो कितने तरह के सॉल्ट होते हैं हम लोग जानेंगे ये आज का चैप्टर में, है ना। सॉल्ट कितने तरह के होते हैं आज हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लासिफाइड करने का काम करते हैं। ये सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट को हम लोग बांटेंगे बेटा, दो पार्ट में तोड़ेंगे इसको, है ना, दो पार्ट में। ये सॉल्ट को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक सॉल्ट होता है बेटा सिंपल सॉल्ट, एक सॉल्ट जो है वो कैसा होता है, सिंपल सॉल्ट होता है ना। और एक होता है बेटा, है ना, एक होता है एडिशन सॉल्ट। एक जो होता है वो क्या होता है, एडिशन सॉल्ट, है ना, एडिशन सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट, है ना। ठीक, अच्छा, ये एडिशन सॉल्ट का भी बेटा, है ना, ये एडिशन सॉल्ट का भी 2 सॉल्ट होते हैं, है ना। ये एडिशन सॉल्ट का भी 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक जो पढ़ने वाले हैं हम लोग डबल सॉल्ट, है ना, एक जो हम लोग पढ़ेंगे अभी डबल सॉल्ट, और एक जो कहलाएगा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स, है ना। ये कोई बुक्स में देखोगे तो इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट तोड़ दिया, डबल और कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया, है ना, टोटल कर दिया है। टोटल सिंपल, डबल और कॉम्प्लेक्स तोड़ के क्लियर कर दिया। ठीक है ना, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गया। चलो, तो सबसे पहला आपके सामने हम लोग बात करते हैं भैया ये डबल सॉल्ट क्या होता है ना। आपसे अगर हम पूछेंगे कि ये डबल सॉल्ट क्या होता, सॉरी माफ कीजिएगा, आपसे पूछेंगे सिंपल सॉल्ट क्या होता है, फिर डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, तो एक एक करके आज का लेक्चर यही होगा अपना, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे का लेक्चर। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग बात करते हैं आपके सामने। सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो होगा आपके सामने हेडिंग, वो क्या होगा, सिंपल सॉल्ट क्या होता है। टिन टन टिन 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 टिन। चलिए, ये आपके सामने। अब आपसे कोई पूछेगा भैया सिंपल सॉल्ट, आपसे कोई पूछेगा सिंपल सॉल्ट किसे कहते हैं भैया, आपसे कोई पूछेगा सिंपल सॉल्ट किसे कहते हैं। सिंपली कुछ नहीं करो, है ना। सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, वाटर में। कंप्लीट आयोनाइज का मतलब समझ में आता है 100% डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है ना। मतलब क्या है कि द साल्ट which completely, the salt which is completely COMPLETELY completely, which completely dissociate in water, है ना। कोई भी दुनिया का वैसा सॉल्ट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट कहेंगे। जैसे आपके घर में बहुत सारा चीज़ होगा, है ना। आप अपने घर में क्या करो, बढ़िया एग्जांपल सिंपल सॉल्ट का, आपके घर में तो ये सॉल्ट तो ये नमक तो होगा ही भैया। अरे भैया आपके घर में NaCl है कि नहीं है, अरे ये तो बता दो भैया, NaCl तो होगा भाई। तो आपके घर में क्या होगा, NaCl होगा, है ना। आपके घर में क्या होगा, NaCl होगा। और आप गर्मी के समय में खूब नींबू पानी पीते हो सॉल्ट डाल करके। आप क्या करो, NaCl को वाटर में डाला आपने, एक्वस सॉल्यूशन में आपने जैसे डालोगे
तो ये एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद ये Na प्लस और ये Cl माइनस में टूट जाएगा। ये कंप्लीट आयोनाइज हो जा रहा है ना, ये टूट जा रहा है। ये अपने आयंस में NaCl जो है वो टूट जा रहा है। देख लो भैया, अगर 5 मोल लेते तो ये 5 मोल में टूट जाता। कंप्लीट आयोनाइज का मतलब यही होता है। अगर 10 मोल लेते तो ये 10 मोल में टूट जाता है भैया, है ना। तो सिंपल सॉल्ट का मतलब यही है कि दुनिया का कोई भी ऐसा सॉल्ट जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए वाटर में डालने के बाद। समझ में आ गया बाहुबली। बहुत सारा एग्जाम्पल है। KCl एग्जाम्पल आपके सामने है, KCN आपके सामने एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। उस सॉल्ट को हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आता है भैया, है ना, ये हो गया आपका सिंपल सॉल्ट। थोड़ा जल्दी लिखोगे, है ना, कोई बड़ा है नहीं, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटाएं, है ना। और ये जैसे इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे 2 आयन देगा, है ना, 2 टाइप ऑफ आयन देगा, है ना। 2 टाइप्स ऑफ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, एक है ना 2 टाइप्स ऑफ आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। ये सिंपल सॉल्ट का नियम होता है ना। आप जैसे सिंपल सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो ये 2 टाइप्स ऑफ आयन देंगे। तो मतलब अगला पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं, गेट गिव्स, है ना, इट गिव्स 2 टाइप ऑफ आयन है। इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, है ना। 2 टाइप आयन देगा। देखो ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है ना, 2 1 2, तो 2 टाइप ऑफ आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में। केटायन एनायन दे दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट कहेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडिशन सॉल्ट का। एडिशन सॉल्ट बेटा, है ना। चलिए एडिशन सॉल्ट, सेकेंड नंबर जो था एडिशन सॉल्ट, है ना, एडिशन सॉल्ट आपके सामने जो है वो एडिशन सॉल्ट है। ठीक, एडिशन सॉल्ट। अब क्या करो, एडिशन सॉल्ट नाम से ही पता चल रहा है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। मतलब जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को जोड़ोगे 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को जोड़ोगे फिक्स रेशियो में, तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा भैया, एडिशन सॉल्ट बन जाएगा। मतलब इसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो प्यार से लिख सकते हैं क्या, कि व्हेन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल साल्ट आर अलाउड, है ना, टू मिक्स, आर अलाउड या फिर यू कैन से दैट आर एडेड, है ना, ज्यादा बेटर, एडेड। जैसे ही 2 या 2 से अधिक सॉल्ट को हम ऐड कर रहे हैं, है ना, इन फिक्स रेशियो, है ना, इन फिक्स रेशियो, है ना, क्या कहलाएगा, कॉल्ड एडिशन सॉल्ट। आपके सामने, है ना, समझ आ रहा है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अभी हम एक एग्जाम्पल से करेंगे, कहीं नहीं जाओगे, है ना, तेरे को टेंशन लेना नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे, है ना। बोला जा रहा है कि जैसे ही 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट को मिला दो, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि फिक्स रेशियो में मिलाना पड़ेगा भैया, है ना, फिक्स रेशियो में मिलाना पड़ेगा, या फिर अस्टियोमेट्रिक रेशियो में मिलाना पड़ेगा आपको, है ना। फिक्स रेशियो बोलो या फिर अस्टियोमेट्रिक रेशियो बोलो, बात वही होता है ना। तो वो क्या कहलाएगा, एडिशन सॉल्ट कहलाएगा। अब इसको 2 पार्ट में जब तोड़ेंगे तब अपन को एग्जाम्पल समझ में आएगा बढ़िया से, है ना। इसको और बढ़िया से समझ लाने के लिए इसको हम लोग और आगे डिटेल पोस्टमार्टम करते हैं, क्या बोलता करें। चलो ये जल्दी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख लो भैया, है ना। चलो रेडी, लिख लो।
दिल लगाने की सजा तुम दोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट अपन बना के लिख सकते हैं ऑन द बिहेवियर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, ऑन द बेसिस है ना ऑफ बिहेवियर on the basis of behavior in aqueous solution, है ना, addition salt are classified into, है ना, divided into two categories, है ना, कैटेगरीज CATOG कैटेगरीज, है ना। देख लोगे स्पेलिंग, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक। चलो कैटेगरीज CATGORIS देख लोगे, है ना, कोई बड़ा चीज नहीं है। मतलब क्या है कि बेटा ये एडिशन साल्ट को हम लोग दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं, है ना, कि सर पानी में डालने के बाद उसका कैसा बिहेवियर हो जाता है, उसी को हम लोग पार्ट तोड़ेंगे आज, है ना। तो आज जो हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं, एक का नाम होगा आपके सामने डबल सॉल्ट, एक का नाम होगा बेटा आपके सामने क्या, डबल सॉल्ट, और एक का नाम होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और यही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाएंगे भैया। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इसको जस्ट आगे हम लोग कन्वर्ट करवा देंगे, है ना। तो चलो डबल सॉल्ट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं भैया क्या होता है ना। चलो तो हेडिंग बनाया जाए, डबल सॉल्ट क्या होता है, इसको हम लोग बात करते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है। तो हेडिंग बनाया जाए डबल सॉल्ट, है ना, डबल सॉल्ट दोज सॉल्ट which are formed by those salt which are formed by combination of two or more than two salt in स्टियोमेट्रिक रेशियो, है ना। These salt dissociated completely in water, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, FeSO4 NH2 NH4.6H2O, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोहर साल्ट कहते हैं बेटा, है ना। ऐसे ये आपके सामने हो गया। इसको जब पानी में डालोगे तो अपने आयन्स में टूट जाएगा भैया, NH4 प्लस में टूट जाएगा, SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। देखो अपन अगला जो पढ़ने वाले हैं डबल सॉल्ट, है ना। ये डबल सॉल्ट आपके सामने लिखा है, ठीक। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि वैसा सॉल्ट, दोज सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, है ना, और
टू और मोर देन टू सॉल्ट इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ये मतलब समझ लो भाई, हम जानते हैं एडिशन सॉल्ट का टाइप है ये, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट का मिक्सिंग करवाएंगे। लेकिन जो भी सॉल्ट यहाँ पे मिक्स करवाने वाले हैं, ऐड करवाने वाले हैं, वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होना चाहिए, है ना। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है अभी हम समझा देते हैं, तेरे को टेंशन नहीं लेना, ठीक। चलो अगला पॉइंट लिखा गया है कि दिस सॉल्ट डिसोसिएटेड कंप्लीटली इन वाटर। मतलब क्या है कि ये ऐसा सॉल्ट है जिसको आप क्या करोगे, कि अगर पानी में डालोगे भैया तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। ये वाला भी सिंपल सॉल्ट तो हो ही रहा था कंप्लीट डिसोसिएट, और ये भी कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते भाई, आपने नाम सुना होगा मोहर सॉल्ट, बहुत ही फेमस नाम है, आपको याद कर लेना है ये मोहर सॉल्ट। जो FeSO4 NH4 होल टू SO4.6H2 उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोहर सॉल्ट भैया। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर है। फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 वाटर है आपका। अब क्या किया जाए इसमें, आप बताओ मेरे को। यहाँ पे देखो एक सॉल्ट दूसरा सॉल्ट हो गया, तो 2 सॉल्ट का मिक्सिंग है। अब ये मोहर सॉल्ट को क्या करो आप, अगर पानी में डालोगे भैया, है ना, जैसे ही ये सॉल्ट को आपने पानी में डालेगा तो ये जो Fe है वो अपना आयन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब Fe जो है वो Fe अलग, Fe2 प्लस में अलग हो गया, SO4 माइनस अलग हो गया, NH4 प्लस जितना भी आयन में टूटने वाला होता है बेटा, Fe टूट करके अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, ये अलग हो गया। मतलब क्या है कि अपना जो है वो अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जा रहा है भैया। समझ में आया, है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे, ठीक। डबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सिंग होगा इन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक का मतलब अब समझाते हैं आपको बेटा। स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर आपने फेरस सल्फेट अगर 1 मोल लिया, तो ये जो आपने ले रहे हैं अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं, ये भी 1 मोल लेना पड़ेगा आपको। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का मतलब यही होता है। अगर आप यहाँ 2 लोगे तो यहाँ भी 2 लेना। ऐसा नहीं कि मतलब आपने फेरस सल्फेट मिलाया है 1 मोल और अमोनियम सल्फेट 5-10 मोल मिला दे रहा है, डुक 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 डुक, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक। ऐसे ऐसे नहीं करना है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का मतलब वही होता है, रेशियो शुड बी फिक्स, है ना। यहाँ अगर 1 तो यहाँ भी 1, अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, यस या नो? अरे यस या नो, समझ में आ रहा है। ये बेसिक है, ये है ना। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तेरे को टेंशन लेना नहीं है। समझ में आ गया। चलो तो ये हो गया डबल सॉल्ट भैया, है ना। आज आपके सामने जो थर्ड सॉल्ट आता है ना, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, और वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को एक और नाम होता है जिसको हम लोग अब पढ़ने वाले भैया, है ना। ये सेकेंड टॉपिक हो गया। अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं थर्ड सॉल्ट का टाइप, है ना। थर्ड सॉल्ट का टाइप, जिस सॉल्ट का नाम होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। कौन सा सॉल्ट बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसी को एक और हम लोग कह सकते हैं प्यार से, इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहते हैं इसी को। समझ आ गया, वेरी गुड। अब सबसे बड़ा बात है भैया, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या होता है। सेम हालात है वही वाला, है ना, कि फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट। सेम डिफिनेशन, है ना। फॉर्म्ड बाय द, डायरेक्ट लिख लोगे, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन, है ना, मोर देन 2 सॉल्ट, है ना, इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना, डज नॉट डिसोसिएटेड completely in वाटर। देखा फर्क समझ में आ गया? यही होता है ना, यही तो है। कॉम्प्लेक्स साल्ट पहला डिफिनेशन से भैया, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट एक ऐसा साल्ट होता है जो कंप्लीट डिसोसिएट आयंस में नहीं होता है। आपको ये पॉइंट एकदम बहुत बड़ी खबर है भैया, बहुत बड़ी खबर। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, कंप्लीट वाटर में डिसोसिएशन नहीं होगा। सिंपल सॉल्ट होता है ना, डबल सॉल्ट होता है, लेकिन ये नहीं होता है भैया, ठीक है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा गौर से देखोगे। एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल क्या है थोड़ा गौर से देखा जाए। एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिया जाए तो K4FeCN6 है ना, ये रहा आपके सामने। इसको हम लोग डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। देख लो अब सर ये कौन सा कंपाउंड है? यही तो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। देख करके ही लग रहा अजीब सा, सर ये क्या क्या दे दिया, ये बड़ा क्या ब्रैकेट है ना, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रैकेट है, सर ये K है, FeCN क्या क्या ये है, सर समझ आ रहा है बेटा? इसको अगर वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो ये टूटिएगा। किस में टूटेगा बताओ? K4 मतलब 4K प्लस में टूटेगा, प्लस है ना, ये तो टूट जाएगा। लेकिन ये वाला जो आपके सामने FeCN6 जो दिखाई दे रहा है, अच्छा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर इसका नाम क्या है ना। नाम भी अपन करेंगे, इसका नाम भी बताएंगे, नोमेनक्लेचर हेडिंग आएगा, है ना, तो तेरे को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसको जब हम तोड़ेंगे K4 टूटा, 4K प्लस टूटा, और ये जो है वो टूट जाता है FeCN6 बेटा, ये अलग हो जाता है। देखो मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि ये वाला जो था, ये वाला जो है, देख भैया Fe और Cn जो है, ये Fe और Cn जो है, ये नहीं डिसोसिएट हो रहा। आपके सामने देख लो, ये K तो डिसोसिएट हो गया, लेकिन ये जो Fe और Cn था, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पहले वाला जो था वो कंप्लीट डिसोसिएट अपने आयंस में हो जा रहा था, है ना। तो भैया आपसे कोई पूछेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा सॉल्ट, है ना, दुनिया का कोई भी ऐसा सॉल्ट जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहलाएगा बेटा। चलो रेडी, वेरी गुड। देख लो आपके सामने एग्जाम्पल था, समझ में आ रहा है ना? अरे बोल भैया, हाँ लग जाओ अब भैया, है ना। देख जो होना था, जो हो रहा वो हो ही रहा है ना, लेकिन अपन को पीछे नहीं हटना है, ठीक है। समय चलता रहेगा, है ना, अपन को कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहो भैया, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है। बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम कभी रुकेंगे नहीं, है ना। चलो, तो ये आपसे कोई पूछ लिया तो आप बता दोगे आसानी से, है ना। अब आता है यहाँ पे, है ना, ये आपके सामने कुछ रह गया, है ना, इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पे समझ लो कुछ सॉल्ट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होता है, इसी का हम लोग, है ना, आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे, है ना, सबसे हेडिंग इंपॉर्टेंट यही होगा कि भैया कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या फिर, है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे आगे हम लोग पोस्टमार्टम करें। अभी जो आपके सामने कंपाउंड लिखा गया था, है ना, आपके सामने जो अभी कंपाउंड लिखा गया था, आप बताओ मेरे को, है ना, कि आपके सामने जो एक कंपाउंड लिखा गया था अभी K4FeCN6 और कुछ ऐसे था बेटा। यही कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड को क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग कहेंगे। दिस कंपाउंड इज नॉन एज
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। ये कंपाउंड को क्या कहेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, है ना। अब सॉल्ट को कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो हो गया। देखो बाल कहाँ जा रहा है? आँख पे। कैसा है? वेरी गुड, है ना। अबे बाल में क्या रखा इधर ध्यान दे, है ना। साले सब तू लोग है ना, मास्टर कैसा लग रहा है? स्मार्ट लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है, चलो अभी उससे कोई फर्क नहीं, इधर ध्यान दे। ये बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट था या कोऑर्डिनेशन है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। और एक कंपाउंड में आपके सामने कुछ ऐसा कुछ टर्म दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब इसका अपन क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम करने वाले हैं भैया। नॉर्मल सॉल्ट तो पता चल ही जाएगा, है ना। डबल सॉल्ट तो पता चल ही जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको अपन करेंगे तो सबसे सामने आपको एक के दिखाई दे रहा है। दिस के जो है, जो बड़ा ब्रैकेट के बाहर होता है, इसको अपन कहते हैं काउंटर आयन कहते हैं बेटा। दिस के इज नॉन एज काउंटर आयन कहलाता है। दिस के इज कॉल्ड काउंटर आयन। पोटेशियम जो बड़ा ब्रैकेट के बाहर में आएगा उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? काउंटर आयन कहेंगे। और यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, है ना, ये दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। जो बेटा ये जनरली जो है, याद रख लोगे, जनरली जो है वो डी ब्लॉक का होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जनरली सर ये Fe जो है, आयरन जो है, वो डी ब्लॉक का क्यों। यहाँ पे जो हम लोग सेंट्रल मेटल आयन ले रहे, वो या सेंट्रल मेटल एटम लेंगे, वो डी ब्लॉक का क्यों लेंगे, अभी चर्चा कर लेंगे हम लोग, ठीक। वेरी गुड। और बेटा आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड लिगेंड या लाइगेंड, जो इच्छा है आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड लिगेंड और लाइगेंड। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अब समझ में आया कि सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में काउंटर आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, लाइगेंड होता है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ लाइगेंड। ये 6 जो है वो नंबर होता है, संख्या होता है कि ये लिगेंड कितना है। और ये आपको जो ब्रा ब्रैकेट दिख रहा है, ये वाला ब्रा ब्रैकेट, ये और ये जो दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं उसको हम लोग, है ना, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है बेटा, है ना। मतलब इतना सारा चीज आपके लिए अननोन है, ये है ना, काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हो गया इसके अंदर वेरी गुड। इसके बाहर काउंटर आयन, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पे लिगेंड, लिगेंड का संख्या होगा। ये जो है सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए। क्यों? अभी समझेंगे हम लोग, है ना। आखिर हम लोग समझेंगे कि ये सेंट्रल मेटल आयन जो है वो डी ब्लॉक का क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये कुछ हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। काउंटर आयन तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रहता भी है नहीं भी रहेगा कंपाउंड में। इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये रहेगा भी या ना रहेगा। अगर ना रहेगा तो यहाँ चार्ज आ जाएगा भैया, चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ चार्ज नहीं रहा तो ये रहेगा, और ये ना रहा तो यहाँ चार्ज रहेगा, प्लस माइनस में कुछ भी रहेगा, है ना। मेन जो आपको समझना है वो इतना के अंदर समझना है, Fe। अब Fe जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है। अब सबसे बड़ा बात है भैया, ये सेंट्रल मेटल आयन जो है आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, है ना। क्या क्या कंडीशन चाहिए, है ना, तो अपन समझेंगे, है ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको अगर लिख ही लो मन कर रहा है तो। दिस इज द व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ क्या लिगेंड है। चलो ये कुछ हो गया, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी हो गया। हो सकता है यहाँ चार्ज प्रेजेंट हो या नहीं हो, हम पहले बता दे रहे हैं यहाँ चार्ज प्रेजेंट भी हो सकता नहीं। अगर ये यहाँ ना रहा तो यहाँ चार्ज रहेगा, और ये अगर रहेगा काउंटर आयन तो चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, आपके सामने। अब कौन कौन सा एसेंशियल कंडीशन होता है ये आप लिख ले, कितना अच्छा लग रहा है, बड़ी सुंदर लग रहा है देखने में, है ना। आप इसे लिख लो चलिए लिख लीजिए, है ना।
भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, थोड़ा सा कॉपरेट का ज़रूरत है यार, है ना। चलो चलो हो गया। चलो अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सेंट्रल मेटल आयन है ना, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन है ना क्या होता है, या फिर उसका क्या कंडीशन है, तो अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बनाओगे इसेंशियल कंडीशन, है ना, हेडिंग सबको ही बनाओगे इसेंशियल कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, चलिए देखो तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, है ना, देखिए तो दिखाई तो दे रहा भैया, वाह वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सबसे पहला बात भैया आ रहा है कि ये जो आपने ले रखा था, पहला पॉइंट जो आपने जो ले रखा है, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, या फिर यू कैन से दैट एटम, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना, इसके लिए क्या। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि वैसा हम लोग को मेटल लेना है सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। अब यहाँ पे बड़ा भैया मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पहली बार आपको एक्सेप्ट करके दिखाई मिलेगा। मतलब क्या है कि, है ना, मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन जो है, या CMA सेंट्रल मेटल आयन है एटम, CMA जो होना चाहिए, है ना, शुड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, शुड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलो, है ना, शुड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके सामने पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन होगा या जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसको इलेक्ट्रॉन को लेना होगा, इलेक्ट्रॉन वो लेगा लेगा लेगा। अब भैया इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आप बताओ मेरे को, है ना। अच्छा हम ये बोलें कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वो जनरली, है ना, जनरली बिलोंग टू, जनरली GENERALY, जनरली बिलोंग टू, है ना, कौन सा ग्रुप, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जनरली कौन सा होता है, तो कौन सा ब्लॉक का, डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट काहे का भाई, आप डी ब्लॉक एलिमेंट अगर देखोगे थोड़ा सा आप देख लोगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। अगर आप ये सब एलिमेंट को देखोगे तो भैया जिंक को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, जिंक को छोड़ दिया जाए ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में, है ना, तो भाई ये जिंक को छोड़ दिया जाए तो इसका जो ऑर्बिटल होता है वो D1 होता है, इसका जो होता है वो D2 होता है, इसका जो होता है वो D3 होता है, इसका जो होता है वो D5 होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंपिंग करके यहाँ चला जाता है एक्सेप्शन इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए। Mn का D5 होता है, आपको भी पता है, इसका D6 होता है, इसका D7 होता है, D8 होता है, D10 होता है। अगेन एक्सेप्शन एक कॉन्फ़िगरेशन आपको भी पता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है एंड फाइनली D10 होता है भैया। तो आप इमेजिन करो कि अगर ये सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा, तो आप बताओ मेरे को इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास कुछ जगह क्या होगा, खाली होगा। वेरी गुड। अरे भाई भैया पैसा कौन लेगा, जिसके पास पैसा लेने का क्षमता होगा, जो गरीब होगा। जैसे हम हैं भैया, है ना, हम गरीब हैं तो हमको पैसा चाहिए, हम पैसा ले लेंगे, है ना। आप मुझे पैसा दे दो, मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ऑर्बिटल खाली, मेरे पास घर खाली है पैसा के लिए, है ना मेरे पास बैंक खाली है पूरा पैसा के लिए। तो भैया हम जो हैं सो गरीब हैं, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा, तो हम ना लेंगे ना। और वही तो है डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो डी का जो ऑर्बिटल होता है उसका खाली होता है भैया, है ना।
तो डी का ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये खाली ऑर्बिटल है, मतलब क्या है, इसके पास जो होते हैं, मतलब क्या होते हैं, इसके पास जो होते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन शुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और ये डी ऑर्बिटल इसका वैकेंट ऑर्बिटल बोलो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और ये वैकेंट ऑर्बिटल सबसे बढ़िया कौन सा ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का। इसी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट हम लोग लेते हैं, समझ में आया? ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा भैया अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह यहाँ पे जो CMI सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम कुछ भी बोलो जो होते हैं वो लेविस है ना एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन को लेता है भैया वो लेविस एसिड कहलाता है। तो ये तो सेंट्रल मेटल आयन तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है भैया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे लेविस एसिड कहते हैं, है ना? समझ में आ गया? तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन जो होगा उसके पास जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह खाली होगा। और खाली होता है कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट में जनरली खाली होता है भैया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इस वजह से हम लोग ले रहे, समझ में आया? देख लो डी में 10 इलेक्ट्रॉन के जगह पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, ऐसे करके जो भी है। तो भैया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबके पास जगह खाली है कि नहीं है, बताओ, है ना? इसी वजह से जनरली ये डी ब्लॉक का होता है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोलने जा रहे हैं हम यहाँ से, कि अगर एक और पॉइंट लिखना चाहोगे यहाँ से, है ना, तो एक और पॉइंट अपन लिख सकते हैं यहाँ। क्या लिख सकते हैं भैया, है ना, कि ये लिख सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी ऑन CMI, है ना, चार्ज डेंसिटी ऑन CMI, मतलब जो भी सेंट्रल मेटल आयन्स होंगे उसके ऊपर चार्ज जो है वो शुड बी हाई, ज्यादा होना चाहिए, शुड बी हाई, है ना, शुड बी हाई, सो दैट ताकि इट कैन अट्रैक्ट द लिगेंड, है ना, ये लिगेंड को क्या कर से अट्रैक्ट कर सके। मतलब जो भी सेंट्रल मेटल आयन है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा चार्ज है भैया, है ना, अगर सेंट्रल मेटल आयन है तो मेरे ऊपर क्या है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट मेरे ऊपर प्लस चार्ज आएगा। और प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना चार्ज डेंसिटी होगा मेरे ऊपर, उतना हम इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, है ना, और जल्दी, जितना है ना मेरे ऊपर ज्यादा चार्ज, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, है ना, उतना लिगेंड आसानी से इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देगा, है। तो ये कुछ सेंट्रल मेटल आयन से रिलेटेड कुछ बात हो गया, सेंट्रल मेटल आयन से रिलेटेड कुछ बात हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा भैया सेंट्रल मेटल आयन का क्या कंडीशन है, सेंट्रल मेटल आयन वही हो सकता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगा। जनरली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सके। समझ में आ रहा है? चलो, और सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे किसके जैसा बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्यों कर रहा बिहेव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो, अब आपसे पूछा जाएगा भैया ये तो हो गया सेंट्रल मेटल आयन से रिलेटेड कुछ बात, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा लिगेंड क्या होता है भैया, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा ये लिगेंड क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा ये लिगेंड क्या होता है ना। ये लिगेंड क्या होता है भैया, है ना, ये लिगेंड। क्योंकि आप सेंट्रल अगर मेटल हैं या हम सेंट्रल मेटल के एटम, हम सेंट्रल मेटल आयन के जैसा बिहेव कर रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, मेरा काम इलेक्ट्रॉन लेना। लेकिन आपको ध्यान ये भी तो देना पड़ेगा भैया इलेक्ट्रॉन कौन देगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देने वाला है। अरे भाई मेरे को पैसा का जरूरत है, हम भिखारी हैं, हम बहुत गरीब हैं, तो तुम मेरे को ये बताओ कि सामने में कोई इंसान होगा पैसा देने के लिए, तब तो हम लेंगे ना। सोचने वाला बात है भैया। अरे यार क्या तुम बात करते हो यार, अरे ऐसे नहीं बोलो भाई हम गरीब हैं, मेरे को पैसा चाहिए, ठीक, हम पैसा ले लेंगे, मेरे पास घर खाली है, बैंक खाली है, पूरा अकाउंट खाली है भैया, ठीक।
लेकिन सामने वाला कोई होना चाहिए ना मेरे को देने के लिए, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे, यहाँ पे K4Fe(CN6), ये आपके सामने जो था सेंट्रल मेटल एटम CMI या एनायन या एटम, ये इलेक्ट्रॉन को तो ले रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भैया, लेगा। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, यही बगल में जो लिगेंड है ना, ये CN यही लिगेंड है। बोल्टा भाई आयरन तू काहे का टेंशन ले रहा, हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना, और प्यार से ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है भैया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो लिगेंड क्या है कि वैसा स्पीसीज है या वैसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या करेगा, डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड, है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि बताओ लिगेंड कौन कौन सा इसमें, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि बताना आपको लिगेंड कौन कौन सा है इसमें, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये लिगेंड कौन सा इसमें, आपसे इसमें पूछा जा रहा है लिगेंड कौन होगा। तो भैया सेंट्रल मेटल आयन, निकेल, निकेल देखो तो आयरन, आयरन फेकोनी, है ना, 28 नंबर 27 नंबर, है ना, आपको भी पता है 26 नंबर पे, 26 नंबर पे ये होता है, 27 नंबर पे ये होता है, 28 नंबर पे ये होता है, फिर कॉपर होता है, फिर जिंक होता है, आपको भी पता है। तो भैया ये निकेल देखो तो आ गया, है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया। अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो ये तो सेंट्रल मेटल आयन के जैसा बिहेव करेगा भैया, सेंट्रल मेटल आयन के जैसा बिहेव करेगा, आपको भी पता है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन के जैसा बिहेव करेगा। तो इसको छोड़ दो, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दो, तो जो भी बच जाए इसके अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड कहते हैं। मतलब यहाँ पे Cl2 भी लिगेंड के जैसा काम कर रहा है, या H2O भी लिगेंड के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, आपको सेंट्रल मेटल एटम पहचानने के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब बताओ मेरे को सेंट्रल एटम आयन कौन सा होगा, बताना आपको, ठीक है। देखते कौन बना पाता है ना, देखते कौन बता पाता है सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा। COClNH3 ये देखो चार्ज आ गया अब, है ना, चार्ज आ गया, देखो ये इधर नहीं था, क्वांटर आयन नहीं था, तो चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ भी चार्ज आ जाएगा, है ना। अब देखेंगे कितना चार्ज आएगा वो पता चल ही जाता है। अब बताओ यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा, या एटम कौन होगा। भाई ये कोबाल्ट, ये CO नहीं है, ये CO एंड CO में फर्क है। दिस इज कोबाल्ट एंड दिस इज द कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है भैया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि CO है, यहाँ पे Cl। अच्छा ये क्लोरीन और NH3, ये वाला लिगेंड, ये वाला लिगेंड, ये दोनों को छोड़ दो, तो ये जो CO बच रहा है ना, कोबाल्ट, है ना, यही तो है सेंट्रल मेटल। मतलब ये कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम, है ना। यहाँ पे निकेल सेंट्रल मेटल एटम था, यहाँ आयरन सेंट्रल मेटल है क्या, ठीक। तो ये सेंट्रल मेटल आयन ये हो गया। लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, भाई वही बात है समझ आ रहा है। अब सबसे बड़ा बात आता है भैया कि ये लिगेंड कितने तरह के होते हैं। तो लिगेंड के बारे में जानना है कि ये कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड। हाँ होता है, बहुत अलग अलग तरह का लिगेंड होता है ना। तो अगर ये जानना है आपको लिगेंड के टाइप के बारे में, तो आपको बने रहना मेरे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और हम लोग मिलेंगे अगला लेक्चर में। तब तक मैं लेना चाहता हूँ अलविदा, जय हिंद।